दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जमीन पर भूख है और आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। यह बिहार है। हवा में महामारी से बचने के उपाय लगातार गूंज रहे हैं, लेकिन सड़कों पर, गांव की पगडंडियों पर ना मास्क है, ना सैनिटाइजर है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। लगातार इस बात का जिक्र है कि कैसे महामारी से बचा जाए, लेकिन बिहार के 57 बड़े अस्पतालों में आप चलते चले जाइए, वहां पर न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको नहीं मिलेगा। और न्यूनतम का मतलब होता है मरीज के लिए बेड, मौत के बाद एम्बुलेंस आपको नहीं मिलेगा। यह बिहार है। उस बिहार के भीतर में जब इस देश के 16 राज्यों से मजदूर, प्रवासी मजदूर के तौर पर लौटे, तो वहां पर उन्हें राशन भी नसीब नहीं हुआ। लगभग 57% प्रवासी मजदूरों को राशन नहीं मिला। इस बात का जिक्र होते रहा कि उनके हुनर का उपयोग होगा, पूरी लिस्ट बना ली गई है, लेकिन गांव दर गांव स्थितियां उनके घरों के भीतर, उनके रसोई में जाकर देखिए, तब आप समझ पाएंगे हर घर की स्थिति क्या है। लगभग 40,000 गांव बिहार के, और गांव में रहने वालों की तादाद लगभग पूरे बिहार की जनसंख्या की 88% यानी 9 करोड़ से ज्यादा। स्थिति नाजुक है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह पहला चुनाव है जिसमें एक चुनौती बिहारियों के सामने है। पेट की भूख क्या जाति समीकरण को खत्म कर सकती है? जिंदगी जीने की जद्दोजहद क्या वाकई सियासी समीकरणों के उस ताने बाने को छिन्न भिन्न कर सकती है? और एक नए तरीके की परिस्थितियां बिहार में विकसित हो सकती है या नहीं हो सकती है? इम्तिहान इस बार बिहार के वोटरों का भी है, क्योंकि समीकरण कमोवेश हर बार की तरह बिछे हैं। हर कोई जानता है नेता झूठ बोल रहा है, हर कोई जानता है जो उम्मीद और आस दिखाई जा रही है वह झूठी है, फरेब है, क्योंकि उसकी हर बातों के पीछे का सच यह है कि वह उसकी अपनी रईसी से जुड़ा है, जिसमें उसे सत्ता पाना है। और उसका अनूठा सच यह है कि जनता को और गरीब गुरबे की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देना है। चाहे वो जीडीपी का जिक्र कर लीजिएगा जो 2005 में थी, चाहे जीडीपी का जिक्र कर लीजिएगा जो प्रति व्यक्ति आय थी, चाहे जीडीपी के जरिए इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों का जिक्र कर लीजिएगा। 2005 से सफर करते करते 2020 पे आ जाइएगा, कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। उल्टे बेरोजगारी और बढ़ेगी, मुफलिसी और दिखाई देगी, गरीब गुरबों की तादाद और दिखाई देगी। उनके भीतर का गुस्सा दबाने के लिए अलग अलग समीकरण खड़े हो गए हैं, जो जाति के नाम पर इसलिए रेंगते हैं क्योंकि यह आस और उम्मीद जताई जाती है कि अगर आपकी जाति का व्यक्ति जीत गया तो वो कम से कम आपकी बात तो सुनेगा, दूसरी जाति वाला तो आपको रौंदते हुए निकल जाएगा, फिर आप क्या कीजिएगा। लेकिन आज जरा इस पूरी राजनीतिक बिसात, इसके सामाजिक आर्थिक स्थितियों को समझ लीजिए। बिहार में एक तरफ जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन है। जनता दल यूनाइटेड के साथ जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ विकासशील इंसान पार्टी, जिसको वीआईपी पार्टी कहते हैं, जो सानी यानी मल्ला यानी निषाद है। लेकिन संयोग ऐसा है जो उसने बीजेपी ने जिसे 11 सीट जिस वीआईपी पार्टी को दी है, उसका 36 का आंकड़ा या उसके जरिए जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की सोच अपने तौर पर बीजेपी में है। जनता दल यूनाइटेड ने जिस जीतन राम मांझी के जरिए पासा फेंका है 7 सीट देकर ही, उसको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। पहला समीकरण यह बनता है। दूसरा समीकरण, दिल्ली में इसी एनडीए गठबंधन के साथ जो लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान, जो अब नहीं है, उनका निधन हो चुका है, उनके बेटे कमान संभाले हुए हैं, वह बिहार में इस गठबंधन के चेहरे को सबसे बड़ा खलनायक मानते हैं, नीतीश कुमार को। और बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, वो खुले तौर पर अपने साथ कहते हैं कि दरअसल अगर देश के प्रधानमंत्री को अपने चेहरे यानी नीतीश कुमार के लिए, जो बिहार का चेहरा है, उनको बचाने के लिए अगर वो मुझे गाली देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं तो प्रधानमंत्री का हनुमान रहूंगा। ये पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन है बीजेपी के भीतर की, और उसमें और कौन शख्स कहता है? महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं फडणवीस साहब, वह चलकर बिहार पहुंचे और कह रहे हैं बीजेपी को चाहे ज्यादा सीट आए, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि शिवसेना को, अपने गठबंधन वाले दल को इसलिए नहीं दे पाए कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, गठबंधन टूट गया महाराष्ट्र में, वहां से उड़कर यहां पहुंचे।
बीजेपी की नेशनल कैंपेन की परिस्थितियों में देखिएगा तो तीन ही दल सबसे पुराने थे, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना और अकाली। अकाली और शिवसेना जा चुके हैं, बचा है जनता दल यूनाइटेड, जिसका अंत 2020 के अंत होते होते हो जाएगा। यह बिसात है, एक ऐसी बिसात है जिसमें यह एक गठबंधन है, उस गठबंधन के पीछे खड़ा हुआ लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन है, जिसके उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जिसके सारे उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लड़ेंगे, और जिसने दरवाजे खोल रखे हैं बीजेपी का भी उम्मीदवार आ जाए, जनता दल यूनाइटेड का विरोध करते हुए भी उम्मीदवार आ जाए, उसको टिकट दे देंगे। कास्ट लाइन पे भी सबको टिकट देंगे, ओबीसी को भी देंगे, ब्राह्मण को भी देंगे, ऊंची जाति को भी देंगे, पिछड़े को भी देंगे, दलित को भी देंगे। यानी एक ऐसा मंच है जिसके ध्येय एक ही है, नीतीश कुमार को पराजित करना है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार को पराजित करने के लिए एक दूसरा महागठबंधन भी तो है, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट है। अब ये जब खड़ा है तो इनके अपने राजनीतिक समीकरण में कांग्रेस अपने तौर पर 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए अपर कास्ट को ज्यादा से ज्यादा टिकट इसलिए दे रही है कि वो समझ रही है कि अपर कास्ट की पार्टी, ऊंची जाति की पार्टी को बीजेपी अपने साथ लेकर, तमगे को लेकर चलना चाहती है, तो उसको कहीं तहस नहस किया जाए। और आरजेडी की भी जरूरत है कि इस अपर कास्ट को वो तहस नहस कर दे तो अच्छा है, बिहार में उसकी पैठ भी बन जाएगी और वो हमारे साथ भी रहेगी। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए दूसरा गठबंधन सामने आता है। इसमें कौन है? कुशवाहा है, इसमें मायावती की पार्टी बीएसपी है, इसमें ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम है। यह गठबंधन किसे सेंध लगाएगी? यह लगाएगी महागठबंधन को सेंध। 3-4 अलग अलग गठबंधन, कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है, यह सारी चीजें साफ है। यानी धोखा फरेब के साथ हर राजनीतिक दल चुनाव मैदान में है और जनता से कह रहा है आप हमें जिता दीजिए। इसके पीछे का अनूठा सच क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा सच इस गठबंधन के भीतर का यह है कि कोई नहीं जानता है कि चिराग पासवान कल आरजेडी के साथ यानी तेजस्वी के साथ क्यों नहीं जाएंगे। कोई नहीं जानता है कि जनता दल यूनाइटेड जब जान चुकी है कि एलजेपी के जरिए और विकासशील इंसान पार्टी के जरिए जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए बीजेपी ने बिसात बिछाई है, तो जनता दल यूनाइटेड भी अपने कैडर्स को कह रही है कि बीजेपी को आप हराइएगा। और बीजेपी को हराने का मतलब यह है कि अपर कास्ट रहे या दूसरी कास्ट रहे, वो कांग्रेस को वोट दे दे, क्योंकि कांग्रेस नीतीश कुमार को अभी भी एक्सेप्ट करने की स्थिति में है। चाहे आरजेडी अभी ना हो, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है। सत्ता चाहिए, केस में नहीं फंसना है, पुरानी बातों को भूल जाना है, सत्ता चाहिए। किंग नहीं होंगे तो किंग मेकर हो जाएंगे। तो कौन किसके साथ किस रास्ते कल खड़ा होगा यह जनता नहीं जानती है, वोटर नहीं जानता है, लेकिन इतना जानती है कि सबे धोखे और फरेब के साथ सियासत करने निकले हैं। और इस सियासत के भीतर का अनूठा सच अलग अलग जगहों पर बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग के जरिए ऐसा है। नीतीश कुमार कहते हैं प्रधानमंत्री साहब जब आप रैली करने आएंगे तो अकेले नहीं करेंगे, अन्यथा हम अलग हो जाएंगे। जो भी 12 रैली होगी वो आप हमारे साथ करेंगे, यानी हम दोनों एक मंच पर होंगे। मैसेज क्लियर जाए। शायद राजनीतिक तौर पर 2014 से सत्ता आने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार इस गठबंधन की इस सियासत के इस चक्रव्यूह में आकर फंसे हैं, जहां पर नीतीश कुमार को साथ नहीं रखे, चुनाव तक तो मुश्किल, और चुनाव के बाद नीतीश को नहीं भगाया तो मुश्किल। और इस चुनाव के दौर में, चुनाव प्रचार में उनको हर मंच पर नीतीश कुमार के साथ रहना है। 12 रैलियां होंगी। शुरुआत इसकी सासाराम से होगी। सासाराम जी जगजीवन बाबू का इलाका इस तौर पर माना जाता है। यहां गांव है चंदवा। और जब जगजीवन बाबू का निधन हुआ था तब पटना के एक अखबार ने हेडिंग लिखी थी, चंदवा के चांद डूब गई। पहचान उसके बाद दलित के तौर पर पासवान ने अपने लिए बनाई, दलित राजनीतिक पार्टी के तौर पर मांझी ने बना ली, अलग अलग लोगों ने अलग अलग विसात की, लेकिन जगजीवन राम बाबू जैसा कोई भी राष्ट्रीय नेता इस देश के भीतर उसके बाद नहीं हो पाया। यह भी सच है। और इस समय अठावले एकमात्र हैं जो बीजेपी के साथ सेंटर में खड़े हैं, यानी सारे गठबंधन के लोग भाग जा चुके हैं। अब सवाल यह है इसके बाद बिहार के भीतर में होगा क्या। और बिहार में अगर 2015 और 2019 के बीच हम लोग खड़े हैं तो बहुत साफ और बीजेपी ने क्लीन किया। याद कीजिए 2015 में बीजेपी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी खड़े किए थे। एक पूर्णिया में आमोर सीट हुआ करती थी, है अभी भी, सबा जाफर वहां से खड़े हुए थे। और किशनगंज से कोच धामन सीट है वहां पर किशनगंज की, वहां से अब्दुल रहमान खड़े हुए थे। इस बार बीजेपी ने साफ किया एक भी मुसलमान को हम टिकट नहीं देंगे। हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं अपर कास्ट की पार्टी हम रहें,
बाकियों को नीतीश कुमार संभालें, उनसे नहीं संभलेगा तो उधर एक दूसरा शख्स है ही चिराग पासवान, इधर वीआईपी पार्टी है ही। इन सब से चीज़ों से मैनेज होगा, हम लोग को इस रूप में खड़े होना है। और याद कीजिए, जो खास तौर से सीमांचल का इलाका कहा जाता है, जिसमें ओवैसी साहब पैठ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर चीज़ें खारिज करना चाहते हैं, उसमें खास तौर से किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, ये ऐसी जगह पर है जहां पर 40 से 70% तक की आबादी माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम्स जो है वहां पर वो मेजॉरिटी में है। यहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में आ जाते हैं। हालांकि पूर्णिया, अररिया, कटिहार में लगभग बराबर की स्थिति है। पूर्णिया में 38-39-40% है मुसलमान और बाकी 60% हिंदू है इस रूप में। लेकिन इस सीमांचल में 23 सीट जो है, यहां पर एक दूसरे समीकरण की लड़ाई होगी। नॉर्थ बिहार में एक दूसरे तरह की लड़ाई होगी, दक्षिण बिहार में एक दूसरे तरह की लड़ाई होगी समीकरणों के बीच में। इस समीकरण के भीतर में बिहार एक इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार के लोग अभी भी खुद को एकजुट देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह है, जो लगभग 22 लाख मजदूर लौटे हैं, क्या वो इस बिहार को नए तरीके से देखने के लिए वोटरों में बेचैनी पैदा कर पाएंगे, या उनकी त्रासदी जो घर घर त्रासदी है वो देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? यह समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में एक बड़ी तादाद है जो कि इस बीच में बिहार की इकोनॉमी को पहले एक समझ लीजिए, तब आप प्रवासियों के सच को भी समझ पाएंगे। बिहार की इकोनॉमी बड़ी साफ है, यहां पर अपने तौर पर कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। एग्रीकल्चर पर टिके हुए लोग बिहार में सबसे ज्यादा हैं पूरे देश की तुलना में। इंडस्ट्रीज में सबसे कम जुड़े हुए लोग हैं देश की तुलना बिहार में। प्रति व्यक्ति आय बिहार की सबसे कम है। स्थिति नाजुक इस हद तक है, हम आपको प्रति व्यक्ति से जरा एक आशा आपको बता दें कि क्यों प्रवासी मजदूरों का हम जिक्र कर रहे हैं। इस बार यह बहस का हिस्सा बना कि बांग्लादेश से भी भारत पिछड़ गया है प्रति व्यक्ति आय में। तो आपको यह जानकर हैरत होगी कि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है इस इंडिया के भीतर में, दुनिया के सबसे निचले देशों की तुलना में बिहार खड़ा होता है। उसमें आप सोचिए सूडान आता है, सूडान वे भी फिर भी मान लीजिए सूडान भी भारत से बिहार से आगे है, वहां पर $735 है, बिहार में $648 है। $648 का मतलब होता है 47,541 रुपया आज की तारीख में। सूडान उससे भी ज्यादा है, लेकिन दक्षिणी सूडान जो सबसे दुनिया में गरीब माना जाता है वह बिहार की रैंकिंग के बराबर में। आप कल्पना कर रहे हैं किस स्थिति में बिहार में लोग जीते हैं और कितनी जद्दोजहद के साथ जीते हैं। बिहार के नीचे दुनिया के जो देश हैं उसमें बारूंडी है, साउथ सूडान है, बुरांडी है, मोजाम्बिक है, टोगो भी बिहार से आगे है, अफगानिस्तान बिहार से कुछ नीचे है। अब आप कल्पना कीजिए बिहार की क्या स्थिति है। इसीलिए वहां सवाल होता है कि वहां की स्थिति को संभालेगा कौन। और बिहार में 80% युवा माइग्रेट कर जाता है हर बरस। बिहार की इकोनॉमी को समझने के लिए बिहार क्यों चल रहा था, नीतीश कुमार क्यों सत्ता में थे, या उससे पहले लालू भी क्यों सत्ता में थे। बिहार में बच्चा बड़ा होता है, 14 साल होता है, निकल जाता है, 18 साल होता है, शादी करता है, निकल जाता है। लगभग 60% बिहार के बाहर चले जाते हैं, उसमें दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलोर, तमाम जगहों पर बिहार के मजदूर बिखरे पड़े। पति पत्नी रहते हैं, 8 से 10 हजार दोनों कमाते हैं, लगभग 20 से 22 हजार रुपया महीने की आय होती है। आधा पैसा गांव भेजते हैं, गांव और आधा पैसे से खुद उसको जिंदगी जीते हैं। वहां पर घर में भेजते हैं। तो यहां पर बिहार में भी जमीन काफ़ी महंगी होती चली जा रही है, ग्रामीण इलाकों में भी महंगी होती चली जा रही है। शहरों में भी जो बहुत कम शहर हैं वहाँ पर भी अब अपार्टमेंट्स बनने लगे हैं। ज़मीन पे मकान खड़ा करना सबके बस की बात बची नहीं है। तो एक इकोनॉमी जो है बिहार की वह मजदूरों के जरिए आ रही थी और पहली बार एक ऐसी स्थिति आई जिसने इस देश को चरमरा दिया। इस देश को चरमराने से पहले केंद्र सरकार के 2 निर्णय पहले ही बिहार को इफेक्ट दे चुका था, वह नोटबंदी और जीएसटी का था। इसके बाद इस लॉकडाउन और महामारी की स्थिति ने पूरी इकोनॉमी को धराशायी कर दिया। हर चीज जब तहस नहस हो गई तब बिहार के इन मजदूरों के सामने, जिनकी तादाद जो लौटे हैं, सरकार कहती है 22 लाख लौटे हैं। सरकार ने कहा हमने हर 22 लाख लोगों को लगभग 1,000 रुपए दिया, यानी 220 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं। बिहार सरकार का यह दावा है। ओल्ड एज पेंशन हमने 3 महीने की बांटी है, स्कॉलरशिप बच्चियों को दे दी है। ये बातों का ये जिक्र अपने तौर पर बिहार सरकार करती है, लेकिन जब इसके भीतर के सच को देखिएगा तो इसमें 61% प्रवासी मजदूर ऐसे हैं, यानी लगभग 12 लाख मजदूर ऐसे थे जो लौटे हैं, जिन्होंने सब कुछ गंवा दिया है और इनको कैसे कुछ पाना नहीं पता है।
कुछ नहीं मिल पा रहा है। 30% ऐसे हैं, काफी कुछ जिन्होंने गंवा दिया। 12% ऐसे हैं कुछ असर पड़ा है। 7% सिर्फ ऐसे हैं जिन पे असर नहीं पड़ा, जो कहीं काम कर रहे थे, लौट के आए, फिर वो वापस लौट गए। ऐसे सिर्फ 7% है। बाकियों की स्थिति बहुत नाजुक है। इनमें से 42% को कोई राशन नहीं मिला है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। जगह जगह पर जो जानकारी निकल कर आ रही है, 42% ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिला है। 84% डिस्ट्रिक्ट्स जो है बिहार के, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जुड़े हुए हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 84% जिले अगर गरीब कल्याण योजना से जुड़े होंगे तो उस राज्य की स्थिति क्या होगी, और वहां पर क्या वाकई अब भूख और पेट की परिस्थितियां या आर्थिक स्थितियां जातीय समीकरण को डिगा देगी क्या, या फिर वही जातीय समीकरण के आश्रय आस बनेगी। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कमोवेश हर जाति के लोग मजदूर के तौर पर निकले हैं, उसमें कोई बांटने की स्थिति नहीं है। लेकिन जो सरकार के जो आंकड़े निकल कर आए, जो 22 लाख मजदूर थे, उसमें 29% ओबीसी जो मजदूर के तौर पर लौटे हैं। वो क्या उस ओबीसी को वोट देंगे जिनकी सरकारों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया? पहला सवाल। उसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, 23% मजदूर ऐसे हैं जिनकी स्थिति नाजुक हो गई। 21% ऐसे हैं जो अपर कास्ट के हैं, उनकी स्थिति भी नाजुक हो गई, जो मजदूर के तौर पर गए थे। 20% शेड्यूल्ड कास्ट है जिनकी स्थिति नाजुक हो गई, और 3% शेड्यूल्ड ट्राइब है, आदिवासी आते हैं इसमें। इनके पास भोजन का सवाल है, छत का सवाल है, हेल्थ केयर का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, जो किसी को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बिहार में चुनावी बिसात में जातीय समीकरण के आश्रय हर चीजों को देखा परखा जा रहा है। और आपको यह जानकर हैरत होगी कि बिहार के भीतर में तकरीबन 40,073 गांव हैं, जिसमें से 30,000 गांव में बीपीएल जो गरीबी रेखा से नीचे है वो 52% के ऊपर है, 52% के ऊपर है। ये कल्पना के परे है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण भारत में जहां पर 88% लोग रहते हैं, क्योंकि कुल जनसंख्या बिहार की लगभग 12 करोड़ 48 लाख आज की तारीख में है, उसमें 9 करोड़ से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। और गांव में स्थिति जो है, 40,000 गांव में से 30,000 गांव में अगर 50% प्लस में बीपीएल है, तो गरीबों की स्थिति का सच क्या होगा? अब लौटिए उस राजनीति पर जो राजनीति अपने तौर पर कह रही है कि हमने कमाल किया है। हमें याद आता है 15 अगस्त 1982 में जगन्नाथ मिश्रा गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे, और भाषण देते देते उन्होंने बिस्कोमान, वहां पर एक दक्षिणी सिरे पर है, वहां उंगली उठाई और कहा इसके बगल में जो है एक 5 सितारा होटल बन रहा है। वो होटल बनेगा, पटना की तस्वीर बदल जाएगी, और आने वाले वक्त में बिहार की तस्वीर भी बदल जाएगी। 15 अगस्त 1982, मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, कांग्रेस की सरकार। उस समय मौर्य होटल बना। 1982 में बनना शुरू हुआ, 1984 में वो पूरा हो गया। 1984 के बाद से आज तक पूरे बिहार में वैसा कोई होटल बन ही नहीं पाया, 5 सितारा होटल। और आज भी राजनेता जब पहुंचते हैं तो जिनके पास सबसे ज्यादा पूंजी होती है, उनका अड्डा वही मौर्य होटल है। उसी मौर्य होटल के अलग अलग फ्लोर कब्जे में कर लिए जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। हर कमरे में पांव थक जाए पांव तो उसकी मशीन लगी हुई है। हर सारी सुविधाओं से लैस है। वहां से निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां से हेलीकॉप्टर पर डुगडुगी बजाते हुए निकलते हैं। नीचे भूखे पेट लोग देख रहे होते हैं कि ऊपर कोई डुगडुगी बजाते हुए निकल रहा है कि चुनाव आ गया। उस पेट के भीतर में 2 अन्न पहुंचाने की स्थिति में ये 5 सितारा से निकलकर हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए जाने वाले नेताओं को कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में चुनाव इस रूप में हो रहे हैं। अब इसके भीतर का सच यह है कि जो बिहार के जो खास तौर से इलाके हैं, उन इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पे राजनीतिक सरगर्मी सबसे ज्यादा है, जहां पे सबसे ज्यादा कोविड के मरीज मरे हैं। मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, इन जगहों पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं जो महामारी के दौर में हुई है। इन जगहों पर सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में अस्पताल है। यही वो जगह है जहां पर नेताओं का जमावड़ा अपने तौर पर जमने वाला है, क्योंकि अपने तौर पर इन्होंने जो टारगेट किया है, जो राजनीतिक तौर पर, उसमें चंपारण का इलाका है, कटिहार का इलाका है, मधुबनी है, गया है, दरभंगा है, अररिया है और मुजफ्फरपुर। और संयोग ऐसा है कि ये सारी जगह वो है जहां पर से सबसे ज्यादा मजदूर निकल कर गए अलग अलग जगहों पर, फिर लौट के आए हैं तो इनके पास कोई काम नहीं है।
और सोचिए कि राज्य क्या कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने के हुनर का उपयोग किया जा रहा है। जो मास्क बनता है, मास्क पे मधुबनी पेंटिंग बनाकर ये बेचते हैं, अमेजन के जरिए बेच रहे हैं। और ई कॉमर्स में दुनिया में धूम मचा हुआ है। मधुबनी पेंटिंग मास्क पे बना के अमेजन के जरिए बेचने को ये मानते हैं कि हमने कमाल कर दिया है। सैनिटाइजर जो होता है उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें चित्रकारी की जा रही है। अब कल्पना कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है। लेकिन राजनीतिक बिसात है, और अपने तौर पर यह बिसात अगर बीत चुकी है तो फिर इसका आखिरी पक्ष यह है कि सारी बातों को लेकर झूठ फरेब खूब परोसा जाता है। सबसे न्यूनतम स्थिति में आ जाइए तो बिहार को कहा जाता है कि यह शौचालय मुक्त हो गया है। लेकिन बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को जब जांचिएगा, दिल्ली पहुंचते पहुंचते लगता है कि बिहार में हर जगह शौचालय है। लेकिन जब आर्थिक सर्वेक्षण देखिएगा पिछले साल का, तो उसमें बताया गया कि गांव में जो शौचालय है सिर्फ 63.8% है, यानी 27 नहीं बना। और बिहार में पूरा बिहार गांव में रहता है, 9 करोड़ बिहार में गांव लोग रहते हैं। शहरों में कहा गया 95% बन चुका है। इसी तरीके से बिजली का सवाल है, इसी तरीके से सड़क का सवाल है। लेकिन सवाल यह था कि जब ये इकोनॉमी चल रही थी तब तो बिहार चल रहा था, अब तो बिहार स्टैंड स्टिल है, रुक गया है, थम गया है। तो क्या चुनाव प्रचार में मौत से खेलते हुए लोग निकल रहे हैं, जो पैसे दिए जा रहे हैं कि आप चुनाव प्रचार में आ जाइए? क्या मौत से दो दो हाथ करते हुए हेलीकॉप्टर देखकर कुछ आस लगाकर, उम्मीद लगाकर ये नेता कुछ दे देगा क्योंकि इस बार सत्ता पाने की होड़ कुछ ज्यादा, ये स्थिति आ गई है क्या? ये अलग अलग गांव झोपड़ियों में जब घुस कर आप झेकेंगे, जो हमारे पास 2-3 जानकारी आई कि जो जिसका जिक्र होता है कि कानून व्यवस्था खूब बढ़िया काम करता है। नीतीश कुमार इस बात का जिक्र भी करते हैं। हमको बिहार से शिवम कुमार सिंह ने जानकारी दी कि वो नवादा का रहने वाला है और गांव उसका है केवली, नवादा में कौवा कोल थाना है। उसके जो पिता हैं सुधीर सिंह, उनके पिता की यानी उसके दादाजी की, इस लड़के के दादाजी की हत्या कर दी गई जमीन हथियाने के चक्कर में। 2018 से प्रयास करते रहा, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 2019 में जब एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि इनके दादाजी विष्णुदेव सिंह की जब हत्या हो गई तो 1 साल बाद पता चला दिल्ली से कोई लेटर गया, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर दर्ज होने पर जो धाराएं लगाई गई उसमें 420 भी है, 302 भी है, 203 भी है, 386 भी है, 34 भी है। लेकिन उसी थाने का एसडीपीओ जो है वह पहुंचता है उसके घर पर और कहता है कि शिकायत वापस ले लो, जीने नहीं देंगे। और जिन्होंने हत्या की इनके दादा की, वो इनको कहते हैं तुम्हारी भी हत्या कर देंगे, क्या होगा, 3 महीने जेल में रहेंगे, फिर बेल लेकर बाहर आ जाएंगे, तुम्हारे जाओगे। रोते हुए माँ बाप जानकारी जब देते हैं फ़ोन पर कि ऐसी स्थिति कानून व्यवस्था की और कानून को संभालने वाले लोगों की है, तो फिर किस बात का अंतर है लालू यादव का जिक्र करें या नीतीश कुमार का जिक्र करें? रोजगार को लेकर, धर्म को लेकर, तमाम एस्पेक्ट में, जाति को लेकर किस बात का जिक्र करें? यानी बिहार एक ऐसा खुला खेल है, एक खुला मैदान में तब्दील हो चुका है जहां पर जो सबसे ज्यादा झूठ फरेब बोलेगा उसकी बात को मीडिया स्पेस देगा और जनता उसी में लुत्फ उठाएगी, मजा लेगी और वोटिंग दे देगी और अपनी ही कब्र खोदने के लिए उनके हाथों में हथियार दे देती है। अब आप कब्र खोदिए, हम इसमें जाकर सो जाएंगे। ऐसी स्थिति इस बिहार के चुनाव की आकर खड़ी हो गई। ये सचेत बिहार के लोगों को होना है। हर घर के भीतर की स्थितियों में एक बार जांचिए, समझिए। इस संविधान ने आपको हक दिए हुए हैं, आपका हक है जीने का। नेता आपको बताता है कि तुमको तो मारे जाओगे अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे। ये कैसी स्थिति है? नेता बतलाता है कि तुम्हारी जाति के साथ अगर साथ नहीं खड़ोगे तो दूसरी जाति वाला तुमको ऐसे ही खत्म कर देगा। ये कौन सी स्थिति है? और समीकरण बैठाते हुए अलग अलग ग्रुप किस रूप में खड़े हैं ये आपने देख लिया, जो अलग अलग गठबंधन के तौर पर मौजूद हैं। यानी खुला खेल फर्रुखाबादी इस रूप में चल पड़ा है। ये बिहार वो बिहार नहीं है। ये वो बिहार नहीं है जिस बिहार की पहचान लिए दुनिया भर में बिहारी लगातार घूमते हैं। और दिल्ली ही नहीं बल्कि रायसीना हिल्स पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बैठे हुए बिहारी इस देश की पॉलिसीज को निर्धारित करते हैं और सोचते रहते हैं कि बिहार काश ठीक हो जाए। ऐसे ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा ये वोटरों को तय करना है। नेताओं की घृणा की जाए, नेताओं की पिटाई की जाए, नेताओं को बाहर भगा दिया जाए, नेताओं को नए तरीके से देखा जाए, सबसे गरीब गुरबों को चिताकर भेज दिया जाए, क्या किया जाए? जाति बंधन तोड़ दिया जाए, धर्म के आश्रय को नष्ट कर दिया जाए, क्या किया जाए?
ये जो बड़े बड़े नेता आते हैं, इनको क्या वापस भेज दिया जाए? भाई, भेजने के कौन से तरीके होंगे, इस पे गौर किया जाए। जो दिल्ली से उड़कर पहुंचेंगे और बताएंगे हम बिहार को ऐसा बना देंगे और वैसा बना देंगे, इनको क्या वापस भेज दिया जाए? और बिहार के भीतर रहने वाले जो लोग हैं, उनको बोला जाए तुम हमारे साथ हमारे गांव में एक रात जब तक बिताओगे नहीं, तब तक अगले दिन तुम्हारी रैली नहीं होने देंगे? क्या इस स्थिति से उनको अवगत कराया जाए, जिससे वो समझ पाए भूख क्या होती है, रोजगार क्या होता है, घर की परेशानियां क्या होती है, असुरक्षा की भावना क्या होती है? मुश्किल सवाल है, लेकिन ये बिहार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।